प्रश्न है टाइम एंड वर्क टॉपिक से कि पी क्यू से 2 गुना सक्षम है तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को अकेला क्यू कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो जो इन दोनों के बीच तुलना की गई है, तुलनात्मक दृष्टिकोण हमें अपनाना होगा। कैसे कि एक व्यक्ति है पी, दूसरा है क्यू। अब दे रखा है पी क्यू से 2 गुना सक्षम है, पी ज़्यादा सक्षम है। इसका मतलब क्यू यदि किसी काम को या किसी एक काम करने को क्यू की कार्य क्षमता 1 है तो पी की इससे 2 गुनी है, क्योंकि पी 2 गुना सक्षम है। अब कह दिया कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक ही फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है हमें सभी क्वेश्चन के अंदर कुल कार्य ज्ञात करना होता है। तो जो टोटल वर्क होता है, इस टोटल वर्क को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। कार्य क्षमता यहाँ से हमने जो निकाल ली है, तो इफिशिएंसी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने डेज लग रहे हैं या कितने घंटे लग रहे हैं, कितना समय लग रहा है। तो ये एक ही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं। इसको हिंदी में यदि हम देखें, कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणा समय, तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अब चाहिए हमें टोटल वर्क। टोटल वर्क ज्ञात कर रहे हैं। इफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, वो हमने निकाल ली है। कितनी है? पी की है 2 और क्यू की है 1, तो दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि कुल काम चाहिए। तो कुल कार्य क्षमता होगी दोनों की 3, और दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं? 23 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया? कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य हो गया 69। अब टोटल कार्य है जो कि दोनों मिलकर 23 दिन में कर देते हैं इन अलग अलग कार्य क्षमताओं के साथ। अब पूछा है उसी कार्य को, यानी कार्य इतना ही है, अब ये टोटल काम 69 है, इसको अकेला क्यू कितने दिन में पूरा करेगा। अब क्या पूछ लिया है? कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसी फॉर्मूले को देखो, अब पूछ लिया है दिनों की संख्या। टोटल वर्क हमें पता चल गया है, तो टोटल वर्क की जगह हम पुट कर देंगे 69। इफिशिएंसी किसके लिए पूछा है? अकेले क्यू के लिए हमें ज्ञात करना है। अकेले क्यू की इफिशिएंसी क्या है? 1 है, तो 1 गुणा नंबर ऑफ डेज, ये हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 1 इसके नीचे आएगा तो 69 ही रहेगा, यानी 69 दिन में क्यू अकेला इस काम को पूरा कर देगा। तो इस एक फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क के होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। कई बार वो नंबर ऑफ डेज पूछ लेता है, कई बार कार्य क्षमता पूछ लेता है, कई बार टोटल वर्क। तो 2 वैल्यू हमें ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर दी होती है। HCF टॉपिक का एक प्रश्न है कि 252, 294 और 3#8 का HCF 42 है, तो इस हैश का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर हम क्या पुट करें कि ये पूरी संख्या बन जाए और इन सभी का HCF 42 हो। तो इसका मान हमें निकालना है। 4 ऑप्शन हमें दे रखें। अब पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम जो HCF की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें। 4 वैल्यू हैं हमारे पास, जैसे हम पहले पुट कर देते हैं 2, तो ये संख्या बन जाएगी 328। अब HCF की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि HCF होता है, जो ये 42 हमें दे रखा है, ये इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर रहा है, तभी तो इनका एक फैक्टर है। तो या तो हम ऐसे करें कि पहली संख्या 328 बनाएं, दूसरी में हम 4 पुट करके 348 बनाएं, 378 बनाएं और 8 पुट करते हुए 388। अब इन चारों में हम बारी बारी से 42 का भाग देकर देखें, जो भी संख्या 42 से भाग हो जाएगी वो HCF कहलाएगी। लेकिन ये तरीका थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि 42 का फिर हमें पहाड़ा भी नहीं आता है और भाग देना भी इनको मुश्किल है। या हम एक जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ एक जो ऑप्शन हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 42 है तो 42 ये संख्या है, ये 3 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, और 42 चूँकि इनको भाग कर रहा है, सभी को हमें जो संख्या निकालनी है उसको 42 भाग करेगा, तो वो संख्या भी 3 से भाग होनी चाहिए। अब हम इसको देखें 328 को, 8 2 10 और 3 13, यानी इनके अंकों का योग 13 है, तो ये 3 से भाग नहीं हो रहे। इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारा कट हो गया। इसी तरह इसको देखें 3 4 8, 8 4 12 और 3 15, ये 3 से भाग हो जाएगी, इसका मतलब 42 से भाग हो सकती है।
यहाँ देखें 8, 7, 15, 3, 18, ये भी 42 से भाग हो सकती है क्योंकि 3 से पूरी पूरी भाग हो रही है। यहाँ 8, 8, 16 और 3, 19, 19 3 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या कट हो गई। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। अब दो ही ऑप्शन बचे कि या तो यहाँ पर 4 आएगा या 7 आएगा। अब दो ऑप्शन बच गए कि संख्या या तो हो सकती है 348 या 378। अब हम जो HCF की एक और प्रॉपर्टी होती है, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, उसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होती है? HCF का एक गुण होता है कि जो हमें तीनों संख्याएं दे रखी हैं, इनमें जैसे 252 और 294 है, इनके बीच में अंतर जो भी होगा उस अंतर को ये 42 है वो पूरा पूरा भाग करेगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो 252 और 294 के बीच कितना अंतर है? 4 में से 2 गए 2 और 42 का अंतर है, तो 42 42 को भाग करता ही है। इसी तरह यदि हम इन दो को देखें, इनमें जो भी अंतर होगा वो 42 से भाग होना चाहिए, क्योंकि HCF की यह गुण है जो हम पहले भी काफ़ी बार सीख चुके हैं। अब यदि हम ये संख्या ले लें 348, यानी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है 348, तो इन दो के बीच अंतर कितना हो जाएगा? 48 और 6, इनके बीच अंतर हो जाता है 54, और 54 42 से भाग नहीं हो पाता। इसका मतलब ये 4 भी हमारा कैंसिल हो गया, तो एकमात्र बचेगा 7। तो हैशटैग का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कई चीज़ों को मिक्स करते हुए जो संख्याओं पर जो नतीजा है उस पर जल्दी से पहुंच सकते हैं। कहीं पर हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाया, कहीं पर हमने HCF की प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से हम मैथ के अंदर जो काफ़ी इजीली हम मैथ को कर सकते हैं जब हम बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि 75 से 99 तक की संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। यानी जो संख्याएं होती हैं 75 से लेकर 99 तक, 75, 76, 77, इस तरह से 99 तक, इन सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो 75 में 76 जोड़ेंगे, फिर 77 जोड़ेंगे, इस तरह से 99 तक पहुँचते पहुँचते बहुत लंबा समय हमारा खर्च हो जाएगा। तो क्या हम कोई एक ऐसी तकनीक लगा सकते हैं कि जिससे हम आसानी से इन संख्याओं को जोड़ सकें? तो एक काम हम कर सकते हैं जो कि हम इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे और ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा। तो काम क्या होगा कि हम 1 से 99 तक की संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं फॉर्मूले के द्वारा। तो 1 से 99 तक की संख्याओं का जो भी योग निकलेगा उसमें से हम घटा देंगे क्या? 1 से लेकर 74 तक की संख्याओं का योगफल। इससे क्या होगा कि ये तो योग निकल रहा है शुरुआती 99 संख्याओं का और ये निकल रहा है शुरुआती 74 संख्याओं का। अब जो बचेगा वो क्या होगा? 74 से 99, यानी 74 तो इसमें आ गया, 75 से 99 तक की संख्याओं का योगफल हमारे पास बच जाएगा। तो ये तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन इससे ईजी हो जाता है। अब सवाल उठता है कि 1 से 99 तक की संख्याएं कैसे जोड़ें? तो जब लगातार संख्याएं दी होती हैं, नेचुरल नंबर 1 से जब संख्याएं दी होती हैं तो फॉर्मूला होता है n × n+1/2। n का मतलब होता है कि कितनी संख्याएं हैं, तो कुल संख्या गुणा करनी है 1 जोड़ के उन संख्याओं से और 2 से भाग दे देना है। यानी 1 से 99 तक हमें पता है 99 ही संख्या होती है, गुणा कर देनी है 1 जोड़ के, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100, फिर 2 से हम भाग दे देंगे। तो 2 से कटेगा ये 50 पर 0, यदि 100 होता तो 100 5 500 पूरा लिख लेते हैं, 1 5 कम है तो 495, तो 4950। ये तो 1 से 99 तक की संख्याओं का योगफल फॉर्मूले से हम निकाल लिया है हमने। इसी तरह यही फॉर्मूला इस पर लगाएंगे तो 74 गुणा 74 + 1 75/2, 2 से ये कट रहा है 37 पर। अब 37 को 75 से गुणा करनी है, तो 37 को 75 से गुणा हम डायरेक्ट करके देख सकते हैं, या 75 के टुकड़े कर सकते हैं। 3 × 25, तो पहले 25 को करें फिर 3 से भी कर लेंगे, या हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो 7 5 35 हासिल 3, 49 और 3 52, 75 ये होते हैं 225, तो 5 7 7 27 75। ये 2775 क्या आया है? ये 1 से 74 तक की संख्याओं का योगफल आ गया है। तो दोनों योगफल को अब हम माइनस कर देंगे।
तो 75 75 150 यानी ये बचेगा 2175। तो 75 से 99 तक की संख्याओं का योगफल होता है 2175। तो बहुत कम समय में हम इसको निकाल पाए। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आए जहाँ पर कि 75 से 99, 100 से 150 या जहाँ भी लगातार संख्याओं का योगफल पूछा हो, ये तरीका काफ़ी महत्वपूर्ण और आसान हो जाता है। 0.0234 इसके ऊपर बार है, इसकी सही अभिव्यक्ति क्या होगी? तो बार टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो यह होगा, 1 या 2 स्टेप में ही हम इनका आंसर निकाल देते हैं। सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर 4 अंक हमें दे रखे हैं, तो जितने के ऊपर बार है उतने हम नीचे क्या लगाएंगे 9, और दशमलव के बाद जिन पर बार नहीं है उतनी लगेगी 0। जैसे एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ 0 लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब हम ऊपर अंश में भी कुछ लिखना होगा, उसमें सबसे पहले हम दशमलव और बार हटाकर पूरी संख्या ही हमें लिख देनी होगी। तो पूरी संख्या आगे तो 2 0 है, केवल क्या बची है 234, और इसमें से हम घटा देंगे क्या, जिनके ऊपर बार नहीं है। तो बार नहीं है वो 0 है तो 0 ही रहेगा। तो 234 बटे 9990। अब जो कट रहे हैं वो हम काट सकते हैं। जैसे 4 3 7 2 9, 3 पर कट रहे हैं दोनों, तो 3 पर जब इसको काटेंगे 7 और ये हो गया 24 78, नीचे 3 पर कटेगा तो 3330। अभी भी 3 पर कट रहा है, तो ऊपर तो 26 दिया 78 और नीचे 1 1 1 0। अभी भी 2 पर कट रहा है, 13 दूनी 26 और ये है 555 का दोगुना होता है 1110। तो हम देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। √12 और √27 दोनों की हमें गुणा करनी है। अब एक तो हम डायरेक्ट तरीका अपना सकते हैं कि √ के अंदर इन दोनों को इकट्ठी गुणा हम कर लेते हैं डायरेक्ट, फिर यहाँ से जो निकलेगा फिर उसका हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है, कई बार कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बड़ी संख्याओं के फिर वर्गमूल निकालना या उनमें फैक्टर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका हम काम में नहीं लेंगे, हम फैक्टर मेथड लगाएंगे जो कि आसान होता है, क्योंकि यहाँ नंबर छोटे हैं। जैसे √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिखा जा सकता है 4 गुणा 3। इसी तरह 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 3। अब तो जो वर्गमूल की प्रॉपर्टीज़ होती है उनके हिसाब से ये जो गुणा में है इनको हम अलग अलग वर्गमूल के अंदर भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये √9 गुणा √3 हो जाएगा। अब अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि हम 4 और 9 का वर्गमूल जानते हैं। तो √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। √3 और √3 इनकी आपस में हम गुणा कर देते हैं। √3 को √3 से गुणा करने का मतलब है ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और सारे क्या आ जाएंगे गुणा में आ जाएंगे। 3 3 9 दूने 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे यदि हम करते 12 और 27 की गुणा करते तो 12 7 84 और ये 32 यानी √324। √324 का मान भी कितना होता है 18 होता है। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, ये तरीका हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी कर देता है। नंबर सिस्टम का एक और अच्छा प्रश्न है कि 8 की पावर 71, 7 की पावर 63 गुणा 3 की पावर 65, इन सभी को जब गुणा करेंगे तो गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज़ जानते हैं कि ये जो अंक हैं 8 7 3, और यदि अंक होते 0 1 5 6, तो इन सभी की पावर जितनी भी हो इनका जो अंक होता है वो अंतिम अंक ये सेम ही आते हैं। लेकिन यदि अंक होते हैं 2 3 4 7 8 9, तब हमारे पास इनकी जो भी पावर होती है उन पावर को हम 4 से भाग करते हैं। भाग क्यों करते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 पावर के बाद इनके जो अंक हैं वो रिपीट होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर 8 7 3 है, 8 7 और 3, तो यहाँ भी हम पावर में भाग दे देंगे। 71 में हम 4 का भाग देंगे, 7 की पावर 63 में भी 4 का भाग देंगे, 3 की पावर 65 में भी 4 का भाग देंगे, और शेषफल देखें कितनी पावर शेष बचती है। तो 8 की पावर 71 में 4 का भाग देंगे, 17 चौके 68, यानी 68 के बाद पावर रिपीट होगी तो 69 70 71, 3 पावर और बचेगी। इसी तरह यहाँ 15 चौके 60, 60 के बाद 61 62 63, 3 पावर और बचेगी। ये 16 चौके 64, यानी 3 की पावर 1 और बचेगी। अब 8 की पावर 3 होता है 512, 7 की पावर 3 होता है 343, 3 की पावर 1 3। हमें इकाई अंक चाहिए तो इकाई के अंकों की ही गुणा करेंगे। 3 3 9 दूने 18, 18 का इकाई अंक क्या होता है 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नंबर सिस्टम का ही एक और प्रश्न है कि एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 आते हैं, ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है। यानी कोई एक संख्या है, उसे जब हम 7 से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है उसमें सभी जगह 3 3 3 इस तरह आते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये बताना है। तो भाग के नियमों का हम यदि हम डायरेक्ट इस्तेमाल करें यहाँ पर कि जो 7 है ये इसके हम डिवाइड में लगा देते हैं, यानी हम जो हमारी गुणनफल है 3 3 3, इसमें हम 7 से भाग देकर देख लेते हैं कि कहाँ पर ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। जो भी सबसे पहले संख्या आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 7 चौके 28
5 और ये बचेगा 53। तो 7 7 49, 4 43, 7 6 42, 1 7 1 7 6 63, 7 9 63। तो 47,619 पर पूरा भाग चला गया है। इसका मतलब यह सबसे छोटी संख्या है कि जिसको जब हम 7 से गुणा करेंगे तो इस तरह से गुणनफल में सारे 3 3 3 3 आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। वैसे इससे जल्दी हो जाता है क्योंकि ऑप्शन में हमें चारों ऑप्शन को अलग अलग चेक करना पड़ता है।